अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास के अंदर हम लोग Xilinx ISE सिमुलेटर को यूज़ करने का मेथड देखेंगे और ये देखेंगे कि हम इस सिमुलेटर को यूज़ करते हुए कैसे वेरिलॉग या VHDL के ऊपर कोडिंग कर सकते हैं। तो अब हम कोडिंग करने की तरफ आते हैं और इसके लिए सबसे पहले हमारे पास डेस्कटॉप के ऊपर एक Xilinx ISE 7.1 का ये हमारे पास एक आइकन मौजूद है। इसके ऊपर आप लोगों ने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर अब आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप लोगों ने ये चीज़ देखनी है कि आपकी इस जो आप लोगों ने प्रोजेक्ट ओपन किया है यहाँ पर आपके पास पहले से कोई प्रोजेक्ट मौजूद ना हो। तो हमने ये देखा है कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट पहले से मौजूद है जिसको हम रिमूव कर देंगे। ये AEE ये प्रोजेक्ट हमारे पास पहले से ही मौजूद था। जब हमने इस विंडो को ओपन किया है तो हमारे पास वो पहले से ऑलरेडी मौजूद था। तो ये था कि हमने उसको रिमूव कर दिया है और रिमूव करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग फाइल के अंदर आएंगे। फाइल के अंदर आकर न्यू प्रोजेक्ट करेंगे। अब ये हमारे पास एक विंडो ओपन हुई है। यहाँ पर हमने प्रोजेक्ट नेम लिखना होगा। तो मैंने प्रोजेक्ट का नेम यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद प्रोजेक्ट की लोकेशन आप लोगों के सामने आ रही है और यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन आपके पास आ रहा है जिसको आप लोगों ने सेट करना होगा वह है टॉप लेवल मॉड्यूल टाइप। तो इसको हमने HDL के ऊपर रखना है। ये आपके पास 4 ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पर। आपने यहाँ पर HDL सेलेक्ट करना होगा क्योंकि हमारे पास जो हम लैंग्वेज यूज़ करने जा रहे हैं वो है हमारे पास हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। तो इस वजह से हमने इसको HDL के ऊपर सेलेक्ट करना है। इन तीनों ऑप्शंस की सेटिंग करने के बाद आप लोगों ने इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आप लोगों के पास ये सामने एक विंडो ओपन होगी जिसके अंदर आपकी डिवाइस या आपकी किट या आपके FPGA की इंफॉर्मेशन होगी जो कि आप लोगों ने इसके अंदर इंटर करना होगी। अब हमारे पास जो लैब के अंदर FPGAs यूज़ हो रहे हैं वो स्पार्टन 3E हैं। आप लोग कोई और भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों का कोई FIP है या आप लोग कोई और काम कर रहे हैं और आपके पास स्पार्टन 3E नहीं है बल्कि कोई और FPGA है तो आप उस FPGA की सेटिंग इसके अंदर करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आप वर्डिक्स यूज़ करते हैं तो वर्डिक्स के अंदर आ जाना है आपने, उसकी सेटिंग के अंदर आना है, उसका कौन-सी डिवाइस है, उसके अंदर उसका पैकेज क्या है, ये सारी की सारी उसकी डेटा शीट के अंदर आप लोगों को ये चीज़ें गिवन होंगी। इसी तरीके से हमारे पास जो लैब के अंदर यूज़ हो रहा है, वो स्पार्टन 3E हो रहा है, तो हमने स्पार्टन 3E को सिलेक्ट किया, इसके बाद इसकी डिवाइस है। अब हमारे पास जो डिवाइस है, जो किट यूज़ हो रही है, उसके अंदर XC3S500E मतलब 500 के गेट्स हैं इसके अंदर। इसका जो हमारे पास पैकेज है वो FG320 है, तो हमने FG320 को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। स्पीड ग्रेड हमारे पास -4 है। टॉप लेवल मॉड्यूल टाइप आप लोगों ने पहले भी HDL ही डिफाइन किया है, यहाँ पर आपके पास HDL होनी चाहिए। आप इसको बैक स्पेस करके चेंज नहीं करेंगे। सिंथेसिस टूल के अंदर XST, VHT, VHDL फॉरवर्ड स्लैश आगे आपके पास वेरिलॉग होना चाहिए। सिमुलेटर आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं? ISE सिमुलेटर। जब आपने डेस्कटॉप के ऊपर ISE सिमुलेटर के आइकन के ऊपर क्लिक करके आप इस विंडो के अंदर आए थे तो वहां पर लिखा हुआ था आपके पास Xilinx ISE 7.1 सिमुलेटर। तो ISE सिमुलेटर आपका ये है। जनरेटेड सिमुलेशन लैंग्वेज आप लोग वेरिलॉग के अंदर कोडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर वेरिलॉग के अंदर होना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट VHDL के अंदर करता है तो आपने यहाँ पर VHDL सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं वेरिलॉग कर लेता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद न्यू सोर्स के अंदर आप लोगों ने आना है और न्यू सोर्स के अंदर आकर सबसे पहली चीज जो आप लोगों ने करनी है वो हमारा मॉड्यूल बनाना होगा। हम कोडिंग के अंदर कुछ स्टेप्स को फॉलो कर रहे होते हैं। उसके अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने मॉड्यूल को बनाते हैं। मॉड्यूल बनाने का मतलब ये है कि मॉड्यूल वर्ड के साथ उसका नेम होगा, उसकी इनपुट्स और आउटपुट्स डिफाइन होंगी, एंड के ऊपर एंड मॉड्यूल होगा, बीच में हमारा कोई कोड होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने एंड
वेरीलॉग मॉड्यूल बनाना है। अगर आप वेरीलॉग मॉड्यूल नहीं बना रहे, VHDL मॉड्यूल बना रहे हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर मॉड्यूल गिवन है। अगर आपने वेरीलॉग मॉड्यूल बनाना है तो उसके लिए भी मॉड्यूल यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहले आप लोगों ने मॉड्यूल बनाना है। उसके बाद हमने जो भी मॉड्यूल बनाया होगा उसके अंदर कोडिंग करनी है। कोडिंग करने के बाद उसके हमने एरर्स चेक करने हैं कि क्या इसके अंदर कोई एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर उसके अंदर कोई एरर नहीं आ रहा तो हमने तब उसके उसकी उस कोडिंग के ऊपर हमने अपना टेस्ट परफॉर्म करना है कि क्या हमारा वो कोड जो हमने किया है वो हमारी मर्जी का या रिक्वायर्ड रिजल्ट हम लोगों को दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो उसके लिए हमने जो भी वेरीलॉग मॉड्यूल बनाया होगा उसके ऊपर हमने टेस्ट परफॉर्म करना होगा और उसके बाद हमने जाके इसने कोड को कॉन्फ़िगर करना होगा अपनी किट के अंदर। तो ये 2 से 3 स्टेप्स हैं जिसको हम लोगों ने हर लैब के अंदर फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले आज की लैब के अंदर हम वेरीलॉग मॉड्यूल बनाएंगे। हमने सबसे पहले अपनी किट की सेटिंग कर ली कि हम लोगों ने इस मॉड्यूल को किस किट के अंदर इम्बेड करना है। तो किट की सेटिंग के बाद हम लोगों ने वेरीलॉग मॉड्यूल के ऊपर क्लिक किया। इसके वेरीलॉग मॉड्यूल का कोई भी नेम लिख देता हूँ। वेरीलॉग मॉड्यूल को आप लोगों ने अगेन चेक किया, नेक्स्ट कर दिया, तो आपके पास एक विंडो ओपन होगी जहां पर डिफाइन वेरीलॉग सोर्स। यहाँ पर अब आप लोगों ने अपनी इनपुट्स और आउटपुट्स को डिफाइन करना होता है। आप लोगों की अपनी मर्जी है कि आप यहाँ पर इनपुट्स और आउटपुट्स को डिफाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग कोड के अंदर डायरेक्ट जाकर भी अपनी इनपुट्स और आउटपुट्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर अपनी इनपुट्स और आउटपुट्स को डिफाइन करूँ, आज अभी हम नॉर गेट इम्प्लीमेंट करेंगे। तो नॉर गेट इम्प्लीमेंट करने के लिए उसकी 2 इनपुट्स होंगी और 1 आउटपुट होगी। तो मेरे पास 2 इनपुट्स हैं, ए और बी, उनको मैं कह देता हूँ, और एक मेरे पास आउटपुट है जिसको मैंने वाई कह दिया। पोर्ट नेम्स तो मैंने लिख दिए। इसके बाद डायरेक्शन, ए और बी मेरे पास 2 इनपुट्स हैं लेकिन वाई मेरे पास आउटपुट है। तो मैं इस इनपुट के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास ऑप्शंस आ जाएंगे। तो मैंने आउटपुट यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। मैंने बता दिया है अपने मॉड्यूल को कि मेरे पास ए और बी इनपुट्स हैं, वाई मेरे पास आउटपुट है। इसकी एमएसबी और एलएसबी क्योंकि 1 बिट की ही है तो इस वजह से यहाँ पर मुझे चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। ए और बी अभी आपके पास स्केलर हैं। अगर ये वेक्टर होंगे तो फिर हमने यहाँ पर एलएसबी और एमएसबी डिफाइन करनी होगी। अगर ए हमारे पास 2 बिट का होता है तो आपने यहाँ पर फिर लिखना होगा 0 1 0 1 0 और 1 आपके पास 2 बिट्स हो जाती हैं। अगर आपके पास 4 बिट का है तो 0 3, 0 से लेकर 3 तक आपके पास 4 बिट्स आ जाती हैं। तो यहाँ ये चीज़ हम अगली लैब्स के अंदर देखेंगे कि हम कैसे अपनी बिट्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी क्योंकि हमारे पास ए, बी और वाई हमारे पास इनपुट्स और आउटपुट्स हमारे पास 1 बिट्स की हैं, तो इस वजह से हमने यहाँ पर एमएसबी और एलएसबी के ऑप्शन को नहीं छेड़ना। इसके बाद हमने नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पर ए बी स्केलर इनपुट डिफाइन हो चुके हैं, वाई हमारे पास स्केलर आउटपुट डिफाइन हो चुका है। इसको फिनिश करना है। फिर अगेन आप इसको नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, फिनिश करेंगे तो आपके पास एक फाइल ओपन हो जाएगी जो कि जिसमें आपका मॉड्यूल बना हुआ है। ये डॉट बी की एक्सटेंशन के साथ आपके पास फाइल होगी और ये फाइल आपको सोर्सेज इन प्रोजेक्ट के अंदर भी शो होनी चाहिए। ये देखें, ये आपके पास यहाँ पर शो हो रही है। तो आपके पास एक वी फाइल बन चुकी है। अगर इस मॉड्यूल को देखें तो मैंने वेरीलॉग के सेकंड लेक्चर के अंदर आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले आपने मॉड्यूल वर्ड टाइप करना है। इसके बाद मॉड्यूल का नेम लिखना है जो कि हमने पीछे फाइल नेम के अंदर लिखा था जाकर। इसकी इनपुट्स और आउटपुट्स को हम लोगों ने डिफाइन किया ए बी वाई, लेकिन अभी अब आपके मॉड्यूल को नहीं पता कि ए बी और वाई में से कौन सी आपकी इनपुट है और कौन सी आपकी आउटपुट है। तो इसके लिए आप नीचे आए और आपने डिफाइन कर दिया कि इनपुट ए भी है और आपकी इनपुट बी भी है। इसके अलावा आपके पास जो आउटपुट है इन तीनों में से वो आपके पास वाई है। तो आपने इन चीज़ों को यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। अब इनपुट्स और आउटपुट्स को डिफाइन करने के बाद और एंड मॉड्यूल से पहले हमने यहाँ पर अपनी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने के लिए कोड लिखना होगा। अब अगर हम और गेट बनाना चाहते हैं तो और गेट का कोड लिख देंगे, अगर एंड गेट बनाना चाहते हैं तो एंड गेट का कोड लिख देंगे। तो जो भी हमें रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है तो उसका कोड हम यहाँ पर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने नॉर गेट इंप्लीमेंट करना हो तो मैं डेटा फ्लो कोडिंग यूज कर रहा हूँ। डेटा फ्लो के अंदर क्या होगा कि मैं आउटपुट को असाइन करूंगा। आउटपुट में मेरे पास क्या है, आउटपुट मेरे पास है वाई। वाई को मैंने असाइन कर दिया, क्या इक्वल कर दिया मैंने इसको ए डिल्डा बी और सेमीकोलन। ये मेरे पास और गेट का कोड लिखा गया है।
अब अगर मैंने नॉर गेट बनाना है तो नॉर गेट बनाने के लिए मैं नॉट लिख देता हूं यहां पर। अब अगर मैं इसको इंप्लीमेंट करता हूं तो मेरे पास एरर आएगा। मैंने कल एक सेशन के अंदर एक बच्चे को कहा था कि आपका एरर, आपका फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा, लेकिन बाद में मैंने इसको देखा, सोचा तो ये फंक्शन आपका परफॉर्म नहीं होगा। उसकी रीजन क्या है कि आपका अभी जो नॉट का ये जो साइन है, ये आपका और के साथ एक साथ आपके ए और बी पर मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब ये है कि ये दोनों और का और नॉट का एक साथ ए बी के ऊपर अभी अप्लाई हो रहा है। अभी आपका ए और बी का रिजल्ट और नहीं हुआ, तब भी आपका नॉट अप्लाई हो रहा है, तो वहां पर आपके रिजल्ट खराब हो जाएंगे और ये चीज आपके कोड के अंदर एरर लेकर आएगी। तो आपने कोडिंग के अंदर वो वाला मेथड फॉलो करना होगा जो कि आप हार्डवेयर के अंदर कर रहे होते हैं। हार्डवेयर के अंदर अगर आपने नॉर गेट बनाना है तो नॉर गेट बनाने के लिए सबसे पहले आप और गेट लगाते हैं। ए और बी आपकी दो इनपुट्स हैं, उनको आप सबसे पहले और करते हैं, और करने के बाद जो आपका रिजल्ट आता है उसको आप नॉट करते हैं। तो नॉट आपने उस रिजल्ट को करना होता है जो कि आपका और गेट से आ रहा होता है। लेकिन अगर हम ये दो सिंबल साथ साथ लिख देंगे तो आपकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं होगी, या तो आपका एरर आ जाएगा, क्योंकि ये दो सिंबल कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे आपके कंपाइलर के लिए। उसको नहीं पता कि उसने पहले नॉट करना है, पहले और करना है। तो इस वजह से ये है कि वो इस चीज का एरर दे देगा। हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा एरर आता है कि नहीं आता है। सबसे पहले आपने कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने के बाद सिंथेसाइज कर लिया। तो ये देखें, सिंथेसाइज आपका नहीं हुआ, आपका क्रॉस का साइन आ गया। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एरर मौजूद है। अब हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास एरर किस लाइन के अंदर मौजूद है। हमारे पास 25 लाइन के अंदर एरर मौजूद है। अब अगर हम इस नॉट के साइन को खत्म करें, ब्रैकेट्स लगाएं, सबसे पहले ए और बी को और करें, उसके बाद इसको नॉट कर लें। अब हम अगर कंट्रोल एस करते हैं और उसके बाद इसको सिंथेसाइज करते हैं तो अब आपके पास एरर नहीं आएगा। ये देखें, अब आपके पास एरर नहीं आ रहा और आपका नॉर गेट का फंक्शन भी परफॉर्म हो रहा है। तो मैंने कल के जो ऑनलाइन सेशन था उसके अंदर ये थोड़ी सी मैंने डिफरेंट चीज कह दी थी, लेकिन ये है कि ये इस तरीके से परफॉर्म हो रही होती है। अच्छा, अब अगर हम इस नॉट गेट के साइन की पोजीशन को चेंज करें, इसको हम यहां से हटाकर इसको एंड के ऊपर ले आते हैं जहां पर सेमी कॉलन अवेलेबल है हमारे पास, तो यहां पर भी हमारे पास एरर आना चाहिए। क्योंकि आपका रिजल्ट पहले आ रहा है, उसके बाद आपका नॉट आ रहा है सेमी कॉलन, लेकिन जब ये चीज होगी तो आपका ये नॉट कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपके कंपाइलर के लिए, क्योंकि आपका रिजल्ट वाई यहां से जनरेट हो रहा है अभी ए और बी को और करके, तो ये आपका एरर यहाँ पर क्रिएट कर देगा। लेकिन अगर आपका ये नॉट यहाँ पर मौजूद हो तो होगा क्या कि जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसके ऊपर सीधा सीधा नॉट आपका नॉट आपका अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर नॉट यहाँ से मैंने यहाँ पर शिफ्ट किया तो तब भी आपका एरर आना चाहिए। कंट्रोल एस करके मैंने प्रेस सेव किया, इसको सिंथेसाइज करूंगा तो ये देखें इसके अंदर भी एरर आ गया है। तो इस तरीके से भी हम नहीं लिख सकते, इसका प्रॉपर सीक्वेंस होगा। अब अगेन अगर मैं इसको कंट्रोल एस करके सिंथेसाइज करता हूं तो ये मेरे पास मेरा रिजल्ट वेरीफाई हो जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास इस कोड के अंदर एरर्स नहीं आ रहे। अब हमारे कोड के अंदर एरर तो नहीं आ रहे, अब हमने क्या चीज चेक करनी है, हमने ये चेक करना है कि हमारा जो कोड है उसका आरटीएल स्कीमेटिक क्या बनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसी सिंथेसाइज के अंदर हम अगर इसका प्लस साइन को क्लिक करें तो हमारे पास ये ऑप्शंस मैक्सिमाइज हो जाते हैं, जिसमें व्यू आरटीएल स्कीमेटिक्स के अंदर आएंगे तो हमारे पास ये वाली .ngr एक्सटेंशन के साथ एक विंडो ओपन होगी।
ये हमारे पास एक बॉक्स की फॉर्म आ जाएगी। इसके ऊपर अगर हम डबल क्लिक करें तो हमारे पास ये एक फंक्शन, ये इसकी गेट लेवल के ऊपर हमारे पास एक स्ट्रक्चर इसका आ जाएगा। इसके बाद अगर हम व्यू टेक्नोलॉजी स्कीमेटिक्स के ऊपर करें तो इसके अंदर भी जो भी इसके लुकअप टेबल यूज हुए हैं, वो जितने भी लुकअप टेबल आपके यूज हुए होंगे वो लुकअप टेबल की फॉर्म के अंदर आपका ए बी से जो कि आपकी इनपुट्स हैं उससे वाई के बीच में आपका कनेक्शन बन जाएगा। आरटीएल स्कीमेटिक्स के अंदर आपकी ये दोनों इनपुट्स हैं, ये आपकी आउटपुट है, इसके बीच में आपका गेट बना हुआ है। अब हमने क्या करना है कि हमने इसकी आरटीएल स्कीमेटिक्स भी देख ली, इसकी टेक्नोलॉजी स्कीमेटिक्स भी देख ली। अब हमने इसका टेस्ट बेंच बनाना है। तो टेस्ट बेंच बनाने के लिए सोर्सेज इन प्रोजेक्ट के अंदर डॉट बी की एक्सटेंशन के साथ जो हमारे पास फाइल पड़ी हुई है, यहाँ पर आकर हमने न्यू सोर्स करना है। न्यू सोर्स के बाद टेस्ट बेंच वेव फॉर्म के ऊपर आना है। टेस्ट बेंच वेव फॉर्म के ऊपर हमने नेम रख दिया, टेस्ट कर दिया या कोई भी कर दिया, टेस्ट बेंच वेव फॉर्म। इसको नेक्स्ट करेंगे, फिनिश करेंगे तो हमारे पास ये विंडो ओपन होगी, इनिशियलाइज टाइमिंग। इसके अंदर हमने जो क्लॉक की है वो सेटिंग करनी होती है, लेकिन ये है कि अभी जो क्लॉक की सेटिंग्स हैं इससे हमारा काम चल जाता है। तो हमने क्या करना है, जस्ट ग्लोबल सिग्नल्स के अंदर PRLD, CPLD और GSR FPGA, GSR FPGA के ऊपर आपको आपने चेक करना होगा और आपने इसको ओके कर देना है। इसके बाद AB, दो इनपुट्स आपको गिवन है और एक आपके पास आउटपुट गिवन है। आपने क्या करना है कि इनपुट्स का कॉम्बिनेशन सेट करना है। तो मैं यहाँ पर इनपुट्स का कॉम्बिनेशन इस तरीके से सेट करता हूँ कि इनपुट A तो पहले से ही डिफाइंड है, B को मैं डिफाइन करने के लिए इस ब्लू कलर के की स्ट्रिप के आगे मैं एक दफा क्लिक करूंगा तो मेरी जो पूरी की पूरी क्लॉक है इनपुट B की, ये हाई लेवल पे चली जाएगी। इसी तरीके से मैं इसके आगे सेकंड वाली ब्लू स्ट्रिप के आगे क्लिक करता हूँ तो ये नीचे आ जाएगी। इसी तरीके से थर्ड वाली से आगे करता हूँ तो ये ऊपर चली जाएगी। तो इस तरीके से हम अपनी क्लॉक को सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद मैंने कंट्रोल S अगेन प्रेस करना है। कंट्रोल S प्रेस करने के बाद प्रोसेस व्यू में आना है यहाँ पर और सिमुलेट बिहेवियरल मॉडल, इसके ऊपर डबल क्लिक कर देना है। इसके बाद टेस्ट डैश ISIM इसको ओपन करना है तो हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। हमारे पास ये नीचे A और B दो इनपुट्स हैं और हमारे पास एक आउटपुट है। तो आप लोग फंक्शन को देख सकते हैं। और गेट क्या कर रहा होगा आपका कि जब आपका 0 0 होगा तब उसने आपको आउटपुट के ऊपर 0 देना है, बाकी तीनों के ऊपर आपको 1 देना है। लेकिन हमने क्योंकि यहाँ पर आपका नॉर गेट इंप्लीमेंट किया है तो आपका सिर्फ और सिर्फ जो है 0 0 के ऊपर आपका 1 आएगा, बाकी तीनों के ऊपर आपको 1 0 0 1 और 1 1 तीनों के ऊपर आपको 0 मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो A भी हाई है, B भी आपकी हाई है और आपकी A भी हाई है। यहाँ पर अब आपको आउटपुट क्या मिल रही है, लो मिल रही है। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर B हाई है और A लो है। तो और गेट के अंदर आपका 1 यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन जब आपने इसको नॉट किया तो आपके पास इसकी भी 0 लॉजिक आ रही होगी। इसी तरीके से छोटे से पैच के अंदर देखें, छोटे से पैच के अंदर क्या है कि आपकी B भी लो है, A भी लो है, A और B दोनों लो हैं। तो इस वजह से आपके पास जो इसका नॉट होके आपके पास आउटपुट आ रही होगी वो आपको हाई मिल रही है। यहाँ पर देखें, इस पैच के अंदर देखें, यहाँ पर भी आपके पास B भी लो है और A भी लो है और इसी वजह से जो आपको आउटपुट मिल रही है वो आपको हाई मिल रही है। तो आपके नॉर गेट का जो फंक्शन है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म हो रहा है। तो हमारा टेस्ट भी यहाँ पर पास हो जाता है कि हमने जिस चीज के लिए कोडिंग की थी वो हमारी कोडिंग अच्छे तरीके से वो फंक्शन परफॉर्म कर रही है। अब हमने क्या करना है कि अगेन सोर्सेज इन प्रोजेक्ट के अंदर आकर इस फाइल को सिलेक्ट करना है। यहाँ से हमने प्रोसेस व्यू में आ जाना है। अब प्रोसेस व्यू के अंदर हमने यूजर कंस्ट्रेंट्स में आना है। ये यूजर कंस्ट्रेंट्स है हमारे पास, इसके अंदर असाइन पैकेज पिन्स। अब हमने जो अपना कोड किया हुआ मॉड्यूल है इसको हमने यूज करना है अपने किट को कॉन्फ़िगर करने के लिए।
तो किट को कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले हमने ये चीज़ डिफाइन करनी है कि हमारी किट के ऊपर क्या इनपुट्स हैं और क्या हमारे पास आउटपुट्स हैं। इसको मैं येस कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास इनपुट्स और आउटपुट शो हो रही हैं। तो अब मैंने आप लोगों को मैनुअल दिया है। मैनुअल के एंड के ऊपर एक डेटा शीट आप लोगों को गिवन है। उसके अंदर किट की सारी स्लाइड स्विचेस की, पुश बटन्स की, इसके अलावा 7 सेगमेंट डिस्प्ले की, इसके अलावा जितने भी इसके कनेक्टर्स हैं सबकी कोई ना कोई लोकेशन वहाँ पर गिवन है। तो मैंने अगर स्लाइड स्विचेस को यूज़ करना है तो मैं स्लाइड स्विच की लोकेशन यहाँ पर इनपुट करूँगा। और इसी तरीके से मैंने अगर किसी एलईडी के ऊपर अपनी आउटपुट को देखना है, तो आउटपुट को देखने के लिए मैं यहाँ पर अपनी एलईडी की लोकेशन को इनपुट करूँगा। तो मैं एक स्लाइड स्विच की लोकेशन एंटर करता हूँ, G18। मेरे पास अगली स्लाइड स्विच की लोकेशन है H18। और मेरे पास जो एलईडी की लोकेशन आ रही है वो आ रही है J14। ये मैंने लोकेशंस इंटर करने के बाद इसको क्लोज कर देना है और एडिट कंस्ट्रेंट्स में आकर इसको डबल क्लिक करना है। तो यहाँ पर मेरे पास जो विंडो ओपन होगी ये मुझे ये बता रही होगी कि क्या मेरे पास जो लोकेशंस ए, बी और वाई की मैंने असाइन की थी वो इन एक्चुअल असाइन हुई हैं कि नहीं हुई हैं। अगर कोई असाइन नहीं हुई होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर बी की असाइन ना हुई होती तो यहाँ पर बी के सामने H18 शो ना हो रहा होता, बल्कि आपके पास सिर्फ ए और वाई यहाँ पर शो हो रहे होते। तो इस वजह से ये है कि ये ज़रूरी है कि हमने ये चेक करना है कि क्या हमारे पास जो इनपुट्स हैं आउटपुट्स लोकेशंस हैं वो असाइन हो चुकी हैं कि नहीं हो चुकी हैं। तो इसलिए आपको एडिट कंस्ट्रेंट के अंदर आना पड़ेगा। अगेन आपने डॉट बी फाइल के अंदर आना है। अब आपने इम्प्लीमेंट डिज़ाइन करना है। इम्प्लीमेंट डिज़ाइन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो अब आपके पास जो आप लोगों ने डिज़ाइन बनाया था ये अब आपका इम्प्लीमेंट हो चुका है। हमने इन इनपुट्स और आउटपुट्स को अगर देखना है तो व्यू एंड एडिट प्लेस डिज़ाइन फ्लोर प्लानर, ये इसी के अंदर ही आता है। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और इसके बाद सबसे ऊपर वाली लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर अब आपके पास एरो हेड आना शुरू हो गए हैं। अब ये जो आपकी आईसी है, आईसी के अंदर अब आपकी लोकेशंस को ये एरो हेड शो कर रहे हैं। ये जो आपकी दो इनपुट्स हैं और ये आपके आउटपुट को शो कर रहा है। ये आपका कनेक्शन बना हुआ है उसके अंदर। इसको भी हमने क्लोज कर देना है। इसके बाद हमारे सारे स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगर हमने इसकी प्रोग्रामिंग फाइल जनरेट करनी हो तो हम जनरेट प्रोग्रामिंग फाइल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। तो हमारे पास जो हमारी प्रोग्रामिंग फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। अब हमने इसको मिनिमाइज कर देना है। मिनिमाइज करने के बाद हमने अडेप्ट को ओपन करना है। अब अडेप्ट हमारे पास यूज हो रहा होगा हमारी किट को कॉन्फ़िगर करने के लिए। इसको यूज करने के लिए सबसे पहले मैं किट को अपने पीसी के साथ कनेक्ट करूंगा। अगेन इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको अब ऑन बोर्ड यूएसबी कनेक्ट नजर आ रही है। प्रोडक्ट क्या है आपके पास, नेक्सिस 2 500। यहाँ पर अब आपने सबसे पहले अपनी किट का टेस्ट परफॉर्म करना है। क्या आपकी किट क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है, उसके अंदर कोई इश्यूज आ रहे हैं। तो स्टार्ट टेस्ट का आपने करना है। स्टार्ट टेस्ट जब आप कर देंगे तो आपके पास कुछ स्विचेस आ जाएंगे और कुछ आपके पास बटन्स शो हो रहे होंगे। ये अब आपके सामने बटन शो हो रहे हैं और इसकी मैं मोबाइल के अंदर अलग से वीडियो बना रहा हूँ
और इस वीडियो को भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो इन दोनों वीडियोस को जब आप कंबाइन देखेंगे तो आप लोगों को इन चीज़ों की समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं अगर अपने स्लाइड स्विचेस को मूव करूँ, क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैंने अपनी किट के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ, ये देखें मैं किट के स्लाइड स्विचेस को क्लिक कर रहा हूँ तो स्क्रीन के ऊपर भी आपके स्लाइड स्विचेस मूव कर रहे हैं। तो ये चीज शो कर रही है कि आपके स्लाइड स्विचेस वर्किंग कंडीशन के अंदर हैं। इसी तरीके से ये मेरे पास पुश बटन है, अगर मैं इसको क्लिक करूं तो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं कि जिस पुश बटन को मैं प्रेस कर रहा हूं उसके अगेंस्ट जो आपके बटन का साइन है अडेप्ट के सॉफ्टवेयर के ऊपर वो आपका ओपन हो रहा है, वो ग्लो कर रहा है। अब मैं स्टॉप टेस्ट कर दूंगा। स्टॉप टेस्ट करने के बाद मैं अपने सारे के सारे स्लाइड स्विचेस ऑफ कर दूंगा और अपनी किट को एक दफा रीसेट कर दूंगा। रीसेट करने के लिए मेरे पास ये वाला बटन यूज हो रहा है। कॉन्फ़िगर के अंदर आ जाना है। कॉन्फ़िगर के अंदर आने के बाद हमारे पास दो तरह की यहाँ पर फाइल्स होती हैं। एक ये है कि हमारे पास जो FPGA की सिंपल फाइल है जो कि अभी हमने जनरेट किया है, और दूसरा इसकी रोम फाइल भी होती है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। रोम फाइल हम तब यूज करते हैं जब हमने किट के अंदर परमानेंटली हमने किसी कोड को रखना हो। इवन के अगर आप पावर को रिमूव करेंगे तब भी आपकी वो फाइल आपकी किट के अंदर मौजूद रहेगी, आपके FPGA के अंदर वो मौजूद रहेगी। लेकिन ये वाली फाइल आपकी जैसे ही पावर रिमूव होगी आपकी फाइल अंदर से रिमूव हो जाएगी। तो हम ये वाली फाइल हमने बनाई है। ये बिट फाइल आपके पास होगी। यहाँ पर यस किया, फाइल की लोकेशन पर जाकर बिट फाइल को हमने सिलेक्ट करना है। डॉट बिट की एक्सटेंशन के बाद साथ आपके पास ये फाइल आ रही होगी। इसको सिलेक्ट करने के बाद प्रोग्राम कर देना है। यस किया इसको और हमने किट को प्रोग्राम कर दिया। अब मैंने जो लोकेशंस दी थी वो G18, ये देखें मेरे पास फर्स्ट स्लाइड स्विच की जो लोकेशन आ रही है वो G18 आ रही है और सेकंड की आ रही है H18। यही वाली लोकेशंस मैंने अपने किट के अंदर इंटर की थी। और जबकि पहली LED की जो लोकेशन मेरे पास आ रही थी वो J14 आ रही थी। तो ये वाली लोकेशन फर्स्ट LED की मैंने वहां पर इंटर की थी। अगर मैं यहाँ पर ये वाली LED यूज करना चाहता तो इसकी E17 मैं वहां पर लोकेशन इंटर करता। इसी तरीके से अगर मैं ये वाला स्लाइड स्विच ओपन करने यूज करना चाहता तो L13 वहां पर लोकेशन के अंदर इंटर करता। तो हर स्विच की हर चीज की लोकेशन जिसको भी यूज करना होगा वो हमने वहां पर इंटर करनी होगी। तो हमारे पास ये दो स्विचेस हैं। अब हमने नॉर गेट इंप्लीमेंट किया। नॉर गेट क्या करेगा कि आपके 0 0 के ऊपर 1 देगा, बाकी तीनों कॉम्बिनेशन के ऊपर आपको 0 दे रहा होगा। अब हम सबसे पहले 1 1 का कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। 1 1 का कॉम्बिनेशन मैंने अप्लाई किया, देखें ये वाला भी 1 है, ये वाला भी 1 है, आपको LED ऑफ मिल रही है। मैंने एक को 1 किया, दूसरे को ऑफ किया, तब भी आपको 0 मिल रहा है। एक को मैंने ऑन किया, दूसरे को मैंने ऑफ कर दिया, तब भी आपको 0 मिल रहा है। लेकिन अगर मैं दोनों को ऑफ कर दूं तब आपको यहाँ पर LED ग्लो करती हुई मिल रही है। इसका मतलब ये है कि हमारा नॉर गेट का जो फंक्शन है वो अब हमारी किट के ऊपर अच्छे तरीके से परफॉर्म हो रहा है। और इस किट के अंदर हमारे पास ये वाली हमारी FPGA की IC है। बाकी इसकी सारी की सारी पेरिफेरल्स मॉड्यूल्स हैं जिसको यूज करते हुए हम एक्स्ट्रा चीजों को इसके साथ इंटरफेस कर सकते हैं। ये इसके P-मॉड कनेक्टर्स हैं, ये इसके कुछ फ्यूजेस हैं, ये इसकी जब इसके अंदर फाइल बर्न हो रही हो, सॉरी बर्न का वर्ड हमने यूज नहीं करना, कॉन्फ़िगर हो रही होगी तो उस टाइम ये LED ग्लो करेगी। इसके बाद हमारे पास ये USB कनेक्टर है जिसको यूज करते हुए हम इसको PC के साथ कनेक्ट करेंगे। ये इसके स्लाइड स्विचेस हैं। ये इसके पुश बटन्स हैं। ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। ये FPGA की मेन IC है। ये इसका क्रिस्टल लगा हुआ है। इसके अलावा ये अगर आपका PS2 पोर्ट है, अगर आपने कीबोर्ड को यूज करना हो तो इसी तरीके से आपके पास ये सिंपल, ये आपके पास VGA पोर्ट वगैरह को एक्सेस करने के लिए आप इनको यूज कर रहे होते हैं। ये आपका रीस्टार्ट का बटन है।
रीसेट का सॉरी बटन है। अगर आपने रीसेट करना हो किट को तो आप इस बटन को यूज़ करेंगे। तो ये ओवरऑल आपकी किट का एक ओवरव्यू था। तो होप सो आप लोगों को इन चीज़ों की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी इश्यू हो तो आप लोग मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी आज की क्लास के अंदर हम यही वाला करेंगे और एक वीडियो आप लोगों की मैं नेक्स्ट अपलोड करूँगा अभी, वो होगी आपकी फुल एडर के ऊपर, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।